वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं कि ओम का नियम क्या है, और दूसरा टॉपिक है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एनसीईआरटी साइंस के तहत ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स में से बड़ी एग्जामिनेशन जो होती हैं, आईएएस है, आरएएस है, एसएससी है, रेलवे है, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न बनेंगे चर्चा करेंगे, साथ में बोर्ड की एग्जामिनेशन में किस प्रकार से इनका आंसर देंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले आपका प्रश्न आ गया है कि ओम का नियम क्या है, या ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, तो कैसे आंसर देंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि ओम का नियम जो है, इस प्रकार का प्रश्न आ गया और आपने लिख दिया यहाँ कि ओम का नियम, क्या लिख देंगे, ओम का नियम लिख दिया आपने। चलो ओम का नियम लिख दिया आंसर देते समय। तो आप ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा एकदम बढ़िया सा आंसर। क्या बताना पड़ेगा कि यह नियम सन 1827 में, कब दिया भाई यह नियम सन 1827 में किसने दिया? सर जॉर्ज साइमन ओम। किसने दिया? सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा यह नियम दिया गया। ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ओम, यह नियम सन 1827 में सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ये लाइन आप लिख देंगे, थोड़ा सा व्यवस्थित आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या निकल करके आ गया, ओम का नियम कब दिया गया, क्योंकि नाम से तो प्रश्न बनेगा तो आप बता देंगे सर जॉर्ज साइमन ओम, क्योंकि ओम लिखा हुआ है तो आंसर सही हो जाएगा। कब दिया गया? 1827 में। दूसरा प्रश्न, जॉर्ज साइमन ओम कहाँ से बिलोंग करते थे? ये भौतिक शास्त्री थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, और कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कहाँ के रहने वाले थे बच्चा? जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आप ध्यान में रखेंगे। और किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे? भाई भौतिक शास्त्री थे, यानी कि फिजिक्स से बिलोंग करते थे, फिजिक्स के ज्ञाता थे, भौतिक शास्त्री, भौतिक वैज्ञानिक। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि यह नियम 1827 में सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया। क्या है यह नियम? यह नियम लिखेंगे। तो अब इसका आंसर आपका स्टार्ट होता है किस प्रकार से कि इस नियम के अनुसार, यहां लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ये तो लिखना ही है, इसको याद करने वाली कोई बात नहीं है। इस नियम के अनुसार, ये फॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब लिखेंगे आंसर। क्या आंसर है? जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में, चालक में लिख दो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या लिखेंगे? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान से देखेंगे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिख लेंगे इतना, तो उसके सिरों के बीच विद्युत धारा का मतलब क्या है? आई। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा को साइंस में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो उसके सिरों के बीच, ठीक है, सिरों, दो उनके जो सिरे होते हैं, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर का मतलब V, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है।
एक शर्त आप ध्यान में रखेंगे, समानुपाती होता है बशर्ते। बशर्ते का मतलब सिर्फ एक शर्त यह है कि चालक का ताप स्थिर रहना चाहिए कि बशर्ते। बशर्ते का मतलब शर्त यह है, क्या शर्त है? बशर्ते चालक का ताप समान रहना चाहिए, ताप समान रहना चाहिए, या फिर चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए। यह ओम का नियम है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, बशर्ते चालक का ताप समान रहे। ठीक है, यह ओम का नियम है। यह क्या है? ओम का नियम है। अर्थात अगर हम विभवांतर को किससे रिप्रेजेंट करें? विद्युत धारा को, अर्थात ओम के नियम से, अर्थात ये लिख करके आएंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या है? ओम के नियम से किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ओम के नियम से क्या है? विभवांतर जो है वह किसके समानुपाती होता है? विभवांतर जो होता है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। या और क्या लिख सकते हैं अपन? इसको प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? या V बराबर IR, V बराबर IR। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। V बराबर क्या होता है? IR। यहां पर जो R है ना, एक क्या है? स्थिरांक है। यहां लिख देंगे आप, यहां R एक स्थिरांक है या नियतांक है, स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध, यह क्या है बच्चा? चालक का प्रतिरोध है। यहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ R क्या आया बच्चा? प्रतिरोध आया है। यहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, चालक का प्रतिरोध। अब कई बार पूछ लेते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा मैं आपको यहां बता देता हूं कि आपको भी लिखना है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा था पहले भी कि कोई भी चालक तार जो होता है, जैसे आप भी किसी बस में चढ़ते हैं और उसमें गति करते हैं ना, तो और सवारी जो होती हैं और भी व्यक्ति वहाँ पर खड़े रहते हैं, उनसे आप टकराते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, फिर टकराते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर आप पीछे वाली सीट पे जाके बैठते हैं। तो इतनी गति जो होती है ना, उसमें आपके मार्ग में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी चालक में से गति करते हैं तो उनके मार्ग में भी बाधा उत्पन्न होती है, या आवेश के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? किसी चालक में आवेश के प्रवाह में या आवेशों के प्रवाह के मार्ग में, आवेशों के प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। एक नंबर की परिभाषा एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इनको लिख सकते हैं कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, किसी चालक में अगर आवेश गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, तो उनके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा को चालक का क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से देखना भाई, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि चालक का प्रतिरोध जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप लिख देंगे इसे R से
प्रकट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, आर से प्रकट करते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है। प्रतिरोध की डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है, कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को ही हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ओम का नियम क्या कह रहा है? ओम का नियम कह रहा है, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओम का नियम कह रहा है V बराबर आई आर, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V बटे आई, ठीक है। समझ रहे हो ना, मैथमेटिक्स से सिंपल सी बात है। R बराबर क्या है, V बटे आई। मतलब चालक का प्रतिरोध जो होता है वह उसका फॉर्मूला क्या हो गया, R बराबर V बटे आई। अब अपने को कोई पूछ ले भाई चालक का प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है भाई विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है भाई, एम्पियर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर। यह क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का जो मात्रक है वोल्ट बटे एम्पियर है। इस वोल्ट बटे एम्पियर को ही क्या कहते हैं बच्चा, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम, ठीक है। ओम यानी कि ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर। ओम का सूत्र है वोल्ट बटे एम्पियर। बात समझ में आ गई। ओम का प्रतीक हो गया वोल्ट बटे एम्पियर, यानी कि R बराबर V बटे आई। अब बहुत बार ओम जो होता है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ओम का जो है उस जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में इसको प्रतिरोध कर दिया, वोल्ट बटे मीटर का ओम कर दिया, और उसको इस चिन्ह के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी चिन्ह के द्वारा, ये जो चिन्ह मैंने बताया है इसको, यह ओम को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान में रखें भाई, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट बटे एम्पियर। अब बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक ओम को परिभाषित कीजिए, एक ओम की परिभाषा दीजिए, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको परिभाषा देनी होती है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको पता है ओम बराबर क्या होता है, एक ओम को परिभाषित करना है तो इसका फॉर्मूला या प्रतीक आप लिख लीजिए कि ओम बराबर क्या होता है बच्चा, ओम बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। किसके बराबर, ओम बराबर, ठीक है। तो अब ओम बराबर आपने लिख लिया कि वोल्ट बटे एम्पियर होता है। अब सब जगह एक एक लिख दीजिए, आप एक एक लिख दीजिए। ये एक ओम की परिभाषा हो गई, एक ओम का फॉर्मूला हो गया। अगर परिभाषा नहीं लिख सकते ना तो ये फॉर्मूला लिख देना, आपका नंबर 1 नंबर का आएगा और 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हो सके जहां तक परिभाषा भी आप लिख करके आना। क्या परिभाषा लिखेंगे, मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले के द्वारा आप परिभाषा लिख सकते हैं। और साइंस में ये परिभाषाएं नीचे से स्टार्ट होती है, जैसे 1 ओम की, 1 एम्पियर की परिभाषाएं नीचे से स्टार्ट होती हैं। तो कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की, है ना, विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा I एम्पियर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, या उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यह इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक में क्या करें, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर करने पर, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो भाई,
उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा बच्चा, चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। चालक का प्रतिरोध 1 ओम, चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन 1 नंबर की बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। किसे कहेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपने लिख दी तो आपका 1 नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया है। समझ गए बात को। 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख देंगे। ठीक है बच्चा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्या लिखेंगे, जो प्रश्न दूसरा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो सिंपल सी बात है कि चालक का प्रतिरोध जो आपने अभी देखा, तो प्रतिरोध की निर्भरता, ये अपन लिखेंगे टॉपिक। क्या टॉपिक, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो सिंपल सा टॉपिक है और आप इसको समझ सकते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता से क्या मतलब है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कितने नंबर का प्रश्न आता है, ये 1 + 1 + 1 बराबर 3 नंबर का प्रश्न आता है। सबसे पहले तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी चालक, कोई भी चालक जो होता है उसका प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, याद रह जाएगा बिल्कुल। चालक का मतलब यहां पर तार है बच्चा, जो तार अपन काम में लेते हैं, तो लंबा तार होगा तो प्रतिरोध भी लंबा होगा। ठीक है, तो पहला है चालक की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई पर। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कोई भी तार जो होता है, इसको अगर अपन इस प्रकार से इस सेक्शन में काटेंगे तो वह टीएस कहलाएगा। तो इसका सामने वाला भाग दिखाई देगा ना, ये इसकी मोटाई होगी, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ये बात समझ में आ गई। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा डिपेंड करता है चालक की प्रकृति पर। तीसरा कौन सा बच्चा, चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति पर मतलब किस धातु से यह बना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। समझ गए, क्योंकि चालक की प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। अगर कोई हो सकता है, कोई पदार्थ है सुचालक हो सकता है, कोई विद्युत रोधी हो सकता है, कोई हीन चालक और हो सकता है कोई विद्युत रोधी हो, तो उनके ऊपर भी यह डिपेंड करता है। तो मुख्यतः देखिए, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 3 कारक हैं। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इस प्रकार से लिख देंगे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, है ना, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर ये भी आप लिख सकते हैं। तो 3 कारकों पर मुख्यतः निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है, नंबर फर्स्ट, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। पहली बात क्या है, लंबाई के से किस प्रकार प्रभावित होता है, तो आप क्या बताएंगे, किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L। R इज प्रोपोर्शनल टू L। समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। दूसरी बात, दूसरा जो निर्भरता है कौन सा भाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो आप क्या बताएंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती होता है, यानी कि उल्टा अनुपात होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, L चालक की लंबाई है। समीकरण नंबर हो गया है बच्चा 2।
ये लिख करके आएंगे भाई। R इज प्रोपोर्शनल टू L, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती होता है। समानुपाती या व्यतकर्मानुपाती का मतलब क्या है? अगर लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा लेकिन तो चालक का प्रतिरोध जो है ना वह घटेगा। ये व्यतकर्मानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या चालक की मोटाई बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चा? घटेगा। ये खास बात है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती होता है। यानी कि समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर अपन लगाएंगे तो क्या आएगा भाई? समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? L अपॉन A। क्या आ जाएगा भाई? R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये दोनों समीकरणों से आ गया। या और आगे अगर अपन इसमें बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है बच्चा? R ये आ जाता है, या R बराबर ये एक और नियतांक आता है रो L बटे A। यहां रो भी क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां रो जो आया है ये भी आप सूत्र ध्यान में रखेंगे। यहां रो जो आया है इसको कहते हैं रो। ये जो तिरछा P लिखा है इसको साइंस में बच्चा रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और रो क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या कहेंगे? चालक की प्रतिरोधकता कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? चालक की प्रतिरोधकता। बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता रो। अब कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। क्या पूछ लेते हैं भाई? प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रतिरोधकता को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का जो मात्रक जो होता है वह तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो बराबर क्या होता है? R बराबर रो L बटे A, या फिर रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा बच्चा RA बटे L। ये हो जाएगा ना। तो मैंने कहा था कि जो फॉर्मूले जो होते हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई? इनके प्रतीक कैलकुलेट कर सकते हैं, मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं। मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं। रो बराबर RA बटे L है तो कैसे निकालेंगे? इसका मात्रक क्या होगा? आपको पता है भाई, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। फिर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम गुणा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे में क्या है? लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है भाई? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और इसका मात्रक क्या आ जाएगा? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आएगा भाई? ओम गुणा मीटर। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, क्या होता है भाई प्रतिरोधकता का मात्रक? आप बताएंगे ओम गुणा मीटर, या फिर अपन यूं लिख सकते हैं कि ओम मीटर। ओम मीटर, ओम गुणा मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। खास बात ध्यान में रखेंगे भाई। बहुत बार एग्जाम में और प्रश्न पूछ लेते हैं, ये एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। यहां पर और प्रश्न क्या पूछ लें? आप लोगों से पूछ ले भाई, धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है लगभग? क्या पूछ लें कि धातुओं एवं मिश्र धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है? कि प्रतिरोधकता का परिसर होता है। एग्जाम में बहुत बार, बड़ी एग्जामिनेशन का बड़ा प्रश्न है, धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर होता है। अब ऑप्शन में दे देते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन आप क्या लिखना है? आपको उस ऑप्शन पे टिक लगाना है जिसमें लिखा हो, क्या ऑप्शन लिखा हो ए और उसमें लिखा हो 10 की घात -8
ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर। ठीक है, ये होता है राइट आंसर कि धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है। तो आप क्या बताएंगे, 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -6 ओम मीटर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और बहुत बार यह भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं ना, उनकी प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है। क्वेश्चन क्या पूछ ले कि विद्युत रोधी प्रश्न क्या पूछ ले, क्या हो रहा है भाई, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है। यह प्रश्न पूछ लें, क्या प्रश्न पूछ लें कि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है, लगभग परिसर, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है, परिसर कितना होता है। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करवा लें कितना होता है, तो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ जाए। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं, तो क्या आंसर लिख देंगे, आपको कौन से ऑप्शन पे टिक लगाना है, आपको उस ऑप्शन पे टिक लगाना है जिस ऑप्शन में लिखा हो 10 की घात 12 ओम मीटर से 10 की घात 17 ओम मीटर। ठीक है, 10 की घात 12 ओम मीटर से 10 की घात 17 ओम मीटर, ये ऑप्शन आपको मिले तो उस ऑप्शन पे टिक लगा देना, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो बड़ी एग्जामिनेशन के बड़े प्रश्न है। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।